Hello students, welcome you all to our channel EduVentures Learning. In the previous videos we have completed the topic of all the things that is related to management of natural resources. Today we are going to start with a very new chapter, that is our environment. This is the last video, the last chapter which we are going to deal for the CBSE NCERT boards, especially for the standard 10 syllabus. So starting with the introduction of what is our environment and how it affects us, the physical and biological world we live in is called our environment. जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे आसपास हैं, हम लोग अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे लाइफ्स हैं, वी आर अलाइव, तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल थिंग्स, जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, वी फील देम, वी लिव विद देम, वी एंजॉय विद देम, दैट ऑल ऑफ इट आर नोन एज environment. Environment plays an important role in healthy living and the existence of life on planet Earth. Environment बहुत ही important role play करता है एक अच्छा healthy living और existence of life होने के लिए planet Earth में. किस तरह से? अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सपोज ये एयर, लैंड, वाटर, फूड, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, सो अगर ये चीज़ें नहीं होंगे तो हम लोग हेल्दी लिविंग नहीं कर पाएंगे. इग्नोर हेल्दी लिविंग, वी वोंट बी एबल टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ एज वेल. हम लोग अर्थ में हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन फ्रेंडली है, हम लोगों के लिए ही प्रॉपरली बना हुआ है. अर्थ इज अ होम ऑफ डिफरेंट लिविंग स्पीसीज. अर्थ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वरीड वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज रहते हैं एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, एयर, वाटर एंड अदर नीड्स. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सारे के सारे एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के लिए. कौन से फैक्टर्स? फूड, एयर, वाटर और जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो सभी हमारा एनवायरनमेंट से ही फुलफिल होता है. और क्योंकि वो एनवायरनमेंट से फुलफिल हो जाता है, हमारे लिए प्लैनेट में अर्थ में एग्जिस्ट करना, अपना लाइफ कंटिन्यू रखना, अलाइव रहना बहुत हद तक पॉसिबल है और वी आर डूइंग दैट. इट हैज़ द फॉलोइंग 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. एनवायरनमेंट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप सब जानते हो, द वन हु कैन ईट, ड्रिंक, मूव, ग्रो, एवरीथिंग आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिजिकल सराउंडिंग्स एंड मीटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसको हम लोग क्लाइमेट फैक्टर्स भी बोलते हैं. ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिलकर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स which constitute environment are plants, animals, human beings and microorganisms. ये सारी चीजें मिलजुल कर एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाती हैं. कौन कौन सी चीजें? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ चीजें हैं. वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने फंगाई रखा है, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, ये सारे मिलके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक टर्म क्रिएट करते हैं. फिजिकल सराउंडिंग्स क्या होते हैं? द फिजिकल सराउंडिंग्स विच मेक अप द एनवायरनमेंट आर लैंड, वाटर बॉडीज एंड एयर. हवा, पानी और ज़मीन, ये 3 चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फिजिकल सराउंडिंग, जिस पे हम लोग रहते हैं, जो हम लोग पीते हैं और जो हम लोग सांस लेते हैं. ये 3 चीज़ें मिलकर फिजिकल सराउंडिंग क्रिएट करती है. एक्सेप्ट दैट मीटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसको हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं. कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स? सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, रेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में. तो ये सारी चीज़ें मिलकर मीटियोलॉजिकल, फिजिकल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों चीज़ मिलकर बनाती हैं एनवायरनमेंट. ना अब एनवायरनमेंट तो है, पर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट एनवायरनमेंट फेस?
Effect of human activity is an important factor which causes difference in the environment of different places. जितने भी इफेक्ट हैं ह्यूमन एक्टिविटी के वो सारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं. ओके, दो ओवरयूज, मिसयूज एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, किसी भी चीज का ओवर यूज, मिस यूज या मिसमैनेजमेंट करना, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेस का अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने, मैन ने बहुत ज्यादा डैमेज किया है एनवायरनमेंट को. हमने अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, वो नीड किसी भी तरह की हो सकती है, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय और डैमेज किया है, क्योंकि इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वही उसके एसेट हैं, हमारे एनवायरनमेंट के एसेट हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज, और हमने इन्हीं को मिसयूज, ओवरयूज या फिर मिसमैनेज किया है. Various environment problems have arisen as a result of pollution, increasing population and coming up of advanced science and technology. Various environment problems आ रहे हैं. environment में अलग अलग तरीके के बहुत सारे दुनिया भर के problems आ गए हैं. किस वजह से? pollution की वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से. हम लोग इतना ज़्यादा आजकल टेक्निक अपनाने लगे हैं, इतने ज़्यादा साइंस और टेक savvy हो गए हैं कि हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि उन सारी चीज़ों को करने के पीछे एनवायरनमेंट पे कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है. बिकॉज हमने जितनी भी आज के टाइम पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब बहुत ज़्यादा स्मोक पोल्यूट करती हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट करती हैं, जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो लोगों की नीड्स बढ़ रही है, उनको फुलफिल करने के लिए बड़े बड़े साइंस और टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है, और ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को, जो कि और ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है. देयर इज क्राउडिंग, वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रीज, हर जगह भीड़ भाड़ है, क्राउडिंग, लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है हर जगह, मतलब एवरीवेयर यू विल फील क्राउडिंग. रोड पे जाओ तो भीड़ है, घरों में जाओ तो भीड़ है, पार्क्स एंड अदर प्लेसेस में जाओ तो भी भीड़ है, हर जगह देयर इज क्राउडिंग. वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रीज, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की. उन सबको फुलफिल करने के लिए क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरियाज को डिफॉरेस्ट करा जा रहा है और वहाँ पे बिल्डिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ कम होते जा रहे हैं. लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ज़्यादा से अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो फैक्ट्रीज खोल रही हैं. फैक्ट्रीज होंगी तब तो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी. विच एमिट ब्लैक स्मोक, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक एमिट करती हैं. लार्ज नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स विच एमिट पॉइजनस गैसेस, और जो बहुत सारी मोटर व्हीकल्स आज के टाइम पे इट्स वेरी वेरी रेयर कि कोई इंसान पब्लिक व्हीकल यूज़ करता है. आपके और मेरे एज के लोग जनरली यही प्रेफर करते हैं कि हमारा पर्सनल मोटर व्हीकल हो, जिससे हम लोग जाना आना करें. इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, बट इट बिकम्स वेरी 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 बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट. यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट or buses and autos, things are too good. If you are using your personal vehicles, then go for the electricity one or the battery ones, which don't give any poisonous gases, at least to the environment, right? So if you are using personal vehicle for going and coming to your school or tuitions or anywhere else, please try to get a bicycle. It doesn't give any poisonous gas to the environment. Or else try to use the things which can get energy from solar radiations or some other sources, जिससे कि फ्यूल का यूज भी कम हो और पॉइजनस गैसेस भी कम रिलीज हो. सी दिस पिक्चर क्लियरली डिपिक्ट्स कि हमने एनवायरनमेंट में कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, कितने ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है, और उससे हमारा एनवायरनमेंट कितना सैड है. इट्स नॉट गुड फॉर अस टू मेक आवर एनवायरनमेंट विच इज़ एक्चुअली मेकिंग अस लिव लाइफ वेरी नाइसली, टू मेक इट, जिसने हमें सब कुछ दिया है हम लोग उसी को ही गंदा कर रहे हैं.
Moreover, due to large population, there is lot of garbage. क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, गार्बेज बहुत ज़्यादा है, विच इज़ थ्रोन इनडिस्क्रिमिनेटली ऑन रोड्स एंड अदर कॉमन प्लेसेस, जो कि यहाँ वहाँ लिटर करके फेंक देते हैं लोग रोड्स में और अदर कॉमन प्लेसेस में. दीज अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट ओनली pollute the city environment like soil, air and water, but also harm the living organisms that are so essential for our survival. All these activities lead to ecological imbalances. तो क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये जितने भी गार्बेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी उनका जो गंदगी है ऑफ कोर्स, उसको यहाँ वहाँ सड़कों में या कॉमन प्लेसेस में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अपने ही आसपास की जो चीज़ें हैं उसको तो लोग गंदा कर ही रहे हैं, सिटी एनवायरनमेंट को तो गंदा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इन प्लेसेस पे इस तरह से गंदगी फैलाने से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनका होना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे कि डिकम्पोजर्स का होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिकम्पोजर्स ही ऐसे होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स को सॉइल में ह्यूमस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. अगर सॉइल ह्यूमस नहीं होगा तो हमें अच्छा एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, अच्छा एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा तो वी विल फील स्केर्सिटी ऑफ फूड, और नहीं स्केर्सिटी ऑफ फूड बाई चांस अब नहीं होती है, मे बी साइंस इतना तरक्की कर जाता है कि उसे ह्यूमस आर्टिफिशियल वे में क्रिएट करना आ जाए, लेकिन हमें वो क्वालिटी ऑफ फूड, वो लाइफ, वो हेल्दी थिंग्स नहीं मिल पाएंगी, तो हमारे लिए ही वो बैड है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर इट टेक चार्जेस. ऑल दीज एक्टिविटीज लीड टू इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसी तरह की जितनी भी गंदी चीज़ें ह्यूमन कर रहे हैं उसी की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, एनवायरमेंट इम्बैलेंस्ड हो जाती है. नाउ व्हाट आर पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स? With the increase in human population and advancement in technology, waste materials have multiplied in quantity as well as quality. ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बढ़ रही है, उसी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं. ह्यूमन बीइंग्स का ज़्यादा होना, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, ऑफकोर्स की बात है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और उसी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी. कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद दीज वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड पोल्यूशन, और एनवायरनमेंट को इन्हीं चीज़ों से खराब करना, कंटामिनेट करना, गंदा करना ही पॉल्यूशन कहलाता है. नॉट ओनली द वेस्ट but certain useful materials like fertilizers may also contaminate the environment. सिर्फ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ही नहीं, पर कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स भी हैं जो कि एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करते हैं. सी यहाँ पे एक पिक्चर है जो हमें ये बता रहा है कि पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, गंदी कर रही हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन, लीड, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये सारी कुछ ऐसी केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी. ये कोई और इसे रिसीव भी नहीं करता है, कोई और प्लांट, जैसे कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, वो अगर हमारे एनवायरनमेंट में है तो देयर आर चांसेस कि प्लांट्स उसे अडॉप्ट करके, उसे रिसीव करके कम से कम ऑक्सीजन गिव आउट कर सकते हैं. पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती हैं, जल्दी चेंज नहीं होती हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हाई लेवल में पोल्यूट करती हैं. दस पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच मेक इट हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इसीलिए पॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पॉल्यूशन एक ऐसा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, हार्मफुल चीज़ों से इफेक्ट कर रहा है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है. मटेरियल्स और एजेंट्स विच कॉज पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज पॉल्यूटेंट्स. सी, पॉल्यूशन किसको बोलते हैं? 10
ये वाला आप आराम से लिख सकते हो। इफ इन योर एग्जाम अ क्वेश्चन अराइजेज लाइक व्हाट आर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स पॉल्यूटेंट्स, तो आप ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। पॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अ चेंज in physical, chemical or biological aspects of environment which make it harmful for living organisms. Okay, and now the second one, what are pollutants? The materials or agents which cause pollution. Materials or agents which cause pollution of the environment are termed as pollutants. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं pollutants के? स्मोक फ्रॉम व्हीकल पॉल्यूशन करता है, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाती हैं, ब्लैक स्मोक एमिट करती हैं, सीवेज और ड्रेनेज का प्रॉब्लम होना भी पॉल्यूशन करता है, गंदगी फैलाता है, और वेरियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। नाउ पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन से कैटेगरीज? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, non-biodegradable pollutants. What are biodegradable pollutants? So biodegradable pollutants can be quickly degraded by natural means. बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हमारा नेचर या फिर कोई नेचुरल मीन्स तुरंत डिग्रेड कर सकता है, उसे तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है फॉर आवर गुड यूज। एग्जाम्पल, बाय द एक्शन ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसी चीज़ों के द्वारा, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो कि उसे वापस से कन्वर्ट करके इन अ हेल्दी थिंग चेंज कर सकते हैं। तो वैसे पॉल्यूटेंट्स जो कि डिग्रेड किए जा सकते हैं नेचुरल तरीकों से, उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि सीवेज, पेपर, वूल, बोन्स एंड वुड, सब्जी के कचरे, फलों के कचरे, ये सारी चीज़ें जो होती है, ग्रीन प्रोडक्ट्स। अगर आप एक अच्छे सिटी में रहते हो या ऐसे प्लेस में रहते हो जहाँ पे थोड़ा क्लीनलीनेस का ध्यान दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर इन चीज़ों का ख्याल रखती है तो, या मे भी आपने टीवी में भी कई सारे कमर्शियल एड्स में देखे होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू अभी रिलीज किए गए हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, हमें 2 डस्टबिन्स दिखाते हैं, एक ग्रीन कलर के, एक रेड कलर के। तो 2 डस्टबिन्स हमें क्यों दिए जा रहे हैं? हमारे कचरों को अलग अलग डब्बे में क्यों डालने को कहा जा रहा है? क्योंकि जो ग्रीन कलर का डब्बा होता है ना, जो ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है, उसमें आपको डालने होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिसको जल्दी हमारा नेचर डिग्रेड कर सकता है। लाइक उन कचड़ों को आप डायरेक्ट अगर मिट्टी में फेंक दो तो वो डिकम्पोज होके, डिग्रेड होके ह्यूमस बन सकते हैं। वैसी चीज़ें, जैसे कि हमारे घर में जितने भी खाने पीने की चीज़ें बची होती हैं या फिर जो कचड़े हमारे सब्जियों के होते हैं, फलों के होते हैं, उन सारी चीज़ों को, इवन जितनी भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, इफ़ यू ईट नॉन वेज, तो जितनी भी अगर आप चिकन के बोन्स हैं या फिश बोन्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको भी अगर इसमें ऐड ऑन कर देते हो तो वो चीज़ें भी, विच आर वेरी स्टिफ एक्चुअली, बहुत हार्ड थिंग्स हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आती हैं क्योंकि उनको हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं वो तुरंत डिग्रेड कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिट्टी के ऊपर फेंका गया है, ये दीज आर ब्लैक सॉइल, इसके ऊपर फेंका गया है ताकि यहाँ का ह्यूमस इंक्रीज हो सके। अच्छा, जिस सॉइल में जितना ज़्यादा ह्यूमस होता है ना, उसका कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होता है। तो ब्लैक सॉइल जो होता है या फिर जो बहुत ज़्यादा ब्राउनिश शेड में होते हैं, वो सॉइल जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेनमेंट वाले होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो सकती है। सो ब्लैक कलर ऑफ द सॉइल प्रूव्स या शोज कि उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी में ह्यूमस है। द सेकेंड थिंग इज व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट डिग्रेडेड। दीज आर ईदर नॉट डिग्रेडेड, या तो होते ही नहीं हैं, या तो होते हैं तो बहुत स्लोली होते हैं। दे आर नॉट ईजीली ब्रोकन डाउन, ये इतने जल्दी खराब होने वाले या ब्रेक डाउन होने वाले कंपोनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। जैसे कि डीडीटी, प्लास्टिक्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम कैन्स, glass and plastics. These pollutants may accumulate in large concentration as they pass through various food chains. तो ये जो pollutants हैं हो सकता है बहुत ज़्यादा large concentration में हो, क्योंकि ये जो
इनका जो फूड चेन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, बहुत सारे फूड चेन से क्रॉस होते हैं ये लोग। पॉल्यूशन इज ऑफ 5 मेन टाइप्स। पॉल्यूशन 5 मेन टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है ना, ये पांचों तरीके के पोल्यूशन को फैलाने में अच्छा खासा अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को मिक्स अप करके नहीं डंप करना चाहिए, जो कि एक्चुअली हमारे जो सीवेज क्लीनर्स एंड ऑल होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप अपना डस्टबिन में जब प्रोडक्ट्स डाल रहे हो तभी ये अश्योर कर लो कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इतने सारे डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स के बाद आई गेस ये श्योर हो गया होगा कि किन चीज़ों को हम लोग ग्रीन डस्टबिन में डाल सकते हैं, किन चीज़ों को हम रेड डस्टबिन में डाल सकते हैं। सो इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट देन प्लीज़ यूज़ बोथ द डस्टबिन्स। जब भी आप डंप करने जाओ अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को तो इस तरह से डंप करें कि चीज़ों को मिक्सअप ना करें। उसकी वजह से क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं जो एक्चुअली डिग्रेड हो सकती थी बहुत ईजी, वो भी प्लास्टिक या ऐसे कुछ सब्सटेंसेस से मिल करके लॉन्ग रन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। So after knowing all these things, I hope you guys are going to do good in exams and do good in for our environment as well. Thank you for watching. Do share it with your friends if you like the video. Subscribe to our channel and keep studying. Thank you for watching.